Hello students, let us start our new chapter India's foreign trade। हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं? फर्स्ट इज व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। सेकंड रहेगा हमारे पास इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी मींस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड बताने से पहले अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये कहें कि व्हेन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स में एक्सीड देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन, देन व्हाट डज ए कंट्री डू विद इट्स सरप्लस आउटपुट। यानी प्रोडक्शन अगर कंजम्पशन से ज्यादा हो जाए तो उस सरप्लस का क्या किया जाता है, उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज। एंड व्हेन हम बात करें कि कुछ चीज़ों की जब हमारी कंट्री के अंदर कमी हो जाती है, कुछ चीज़ों का जो प्राइस है हमारी कंट्री में दूसरी कंट्रीज के कंपैरेटिवली क्या रहता है, सस्ता होता है, तो हम वहां से क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज द BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between the countries is called international trade. Export and import of goods and services across the country is known as the international trade, is known as the foreign trade, and difference between export and import is known as the BOT, balance of trade. डेफिनेशन के बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। While international trade is based on international specialization, इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करता है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पर, एंड यू नो दैट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। अब व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज? जहां पर किसी कंट्री को दूसरी कंट्रीज की बजाय कुछ गुड्स के प्रोडक्शन में लोअर कॉस्ट पड़ती है, तो उसे कहा जाता है स्पेशलाइजेशन, उसे कहा जाता है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। यानी ये कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड विच इट कैन प्रोड्यूस एट अ लोअर कॉस्ट देन दैट इन अदर कंट्रीज। यानी अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में जब कोई भी चीज किसी कंट्री में सस्ती बन रही है, यानी कम रेट के ऊपर बन रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। और वही क्या होगी, वही होगी स्पेशलाइजेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, एंड स्पेशलाइजेशन पर ही डिपेंड करता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड facilitate export of goods to rest of the world at a price higher than in the domestic market। अब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो किस केस में एक्सपोर्ट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमारे पास कुछ सरप्लस में है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जब डोमेस्टिक मार्केट की बजाय प्रोड्यूसर्स को इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिलते हैं, तो भी वो उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली सेम व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जब किसी चीज़ की हमारी कंट्री में स्कार्सिटी है, तो भी हम उसे इंपोर्ट करेंगे। अदरवाइज कोई प्रोडक्ट हमारे को अपने डोमेस्टिक का जो प्राइस की डोमेस्टिक मार्केट की बजाय इंटरनेशनल मार्केट में लो प्राइस पर मिल रहा है, तो उसे भी क्या किया जाता है, उसे भी इंपोर्ट कर लिया जाता है। यानी स्कार्सिटी के केस में या फिर बाहर जब वो चीज़ हमारे को लोअर प्राइस पर अवेलेबल हो रही है, तो उसे भी इंपोर्ट किया जाएगा। Also by offering a much wider size of the market compared to the domestic market, international trade enhance opportunities of investment। यानी इंटरनेशनल ट्रेड का एक और बेनिफिट क्या है, इट एनहांस द साइज ऑफ मार्केट, इट एनहांस द opportunities, and next, higher investment led to higher GDP growth, and thus it can be said that international trade serves as an engine of growth। यानी जितनी बड़ी हमारे को मार्केट का साइज मिलेगा, उतना ज़्यादा
क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी देन जीडीपी ग्रोथ भी उतना ज़्यादा होगा। और जीडीपी ग्रोथ के लिए हम क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम क्या कह सकते हैं, यानी जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्या है, वो है इंजन ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी तक जो आपने किया फॉरेन ट्रेड और रिलेटेड पॉइंट्स को स्टडी किया। नाउ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन इकोनॉमी सफर्ड इट्स colonial exploitation ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम। यानी ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजाइम हमारा क्या हुआ, कलोनियल एक्सप्लोइटेशन हुआ। इंडियन इकोनॉमी का क्या हुआ, कलोनियल एक्सप्लोइटेशन हुआ। यानी ब्रिटिशर्स यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेस एज रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट। यानी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे रॉ मटेरियल को यूज करते थे फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते थे, एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट कर रहे थे। और उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, यानी यहाँ से अगर रॉ मटेरियल जाएगा देन उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं होगा। इसी तरह से जब ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आएंगी तो उसके ऊपर किसी तरह का टैरिफ नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होता था, यहाँ से बहुत ज़्यादा यानी सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो रहा था। एंड इंडिया gave some impetus to the value of its international trade, which has significantly declined due to the decay of Indian handicrafts. सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हुआ, यानी क्या हुआ था कि जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को एक सेटबैक लगा था ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसके बाद हमारा हैंडीक्राफ्ट्स क्या हो गया था, काफी हद तक डिक्लाइन हो गया था। यानी जो हमारे प्रिंसेस थे, जो हमारे किंग्स थे, जो कि हैंडीक्राफ्ट्स को एक तरह से सपोर्ट करते थे, जब वही खत्म होते चले गए तो डे बाय डे हैंडीक्राफ्ट भी खत्म होता चला गया। और जिसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारे एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गए। बट जब ब्रिटिश पीरियड में हमारे रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से एज ए रॉ मटेरियल, हम कहें कि हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाने लगा, तो फिर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो गया, फिर से इंक्रीज हो। On the eve of independence, our balance of trade was favorable because exports were more as compared to the imports. यानी एक्सपोर्ट ज्यादा थे उस समय इंपोर्ट की बजाय, लेकिन हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल। In 1946-47, excess of exports over import were estimated as of rupees 31 crore। 1946-47 में हमारा जो एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट से ज्यादा थे वो अप्रोक्स 31 करोड़ की वैल्यू के थे। 1947-48 तक आते आते बीओटी हमारा श्रिंक हो गया, और श्रिंक होकर हो गया 14 करोड़। यानी एक्सपोर्ट अभी भी ज्यादा थे, बट क्या हो गया, वैल्यू क्या हो गई, कुछ श्रिंक हो गई। 31 करोड़ के कंपेरेटिवली जो हमारे बीओटी था वो 14 करोड़ रहा, वो हमारा फेवर में रहा। As regard direction of trade, it was largely confined to Britain, simply because the British rulers exploited the Indian economy as a source of raw material. यानी जब हम वॉल्यूम के बाद डायरेक्शन की बात करते हैं तो इंडिया का जो ट्रेड रहा वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहा ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटेन के साथ। यानी ब्रिटेन को ही हम क्या करते थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, और वहां से फिनिश गुड्स क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। इसके साथ साथ अगर हम कहें द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन में हमने जस्ट ये बताया कि हम क्या करते थे, ब्रिटेन के साथ ही अपना ज्यादा हम ट्रेड करते थे। और कंपोजिशन में हम बताते हैं जो हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, ये हमारी बैकवर्डनेस को शो कर रहा था। तो हमने यहाँ पर तीनों को देखा कि वॉल्यूम क्या था, उसके साथ साथ वॉल्यूम के साथ साथ हमारे पास डायरेक्शन की बात कर रहे थे, कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से डेफिनेशंस बता देते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या है, और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उनकी पोजीशन क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज मॉडरेट
due to the decay of Indian handicrafts. But during the Indian handicrafts during the British regime, however, the BOT was surplus. अगर हम ये कहें कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के डिके होने की वजह से ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजाइम, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के डिके होने की वजह से हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो था, वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कुछ हद तक रिड्यूस हुआ था. बट ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसी, कि ड्यू टू द ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था और वो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था एज कम्पेयर कि हम फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, तो इस वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट थे वो ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट. नेक्स्ट अगर कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में आ जाता है कि हम कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं. The composition of trade indicated backwardness of the Indian economy as export comprise largely of raw material and import comprise largely of finished goods. यानी कंपोजिशन में क्या पता चला कि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे और हम क्या कर रहे थे, हम फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे. ये हमारी बैकवर्डनेस को शो कर रहा है. एंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की जब बात करें, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन. तो ज्यादातर ट्रेड हमारा उस समय इंडिया और ब्रिटेन का एक साथ होता था. यानी हमारा जो ट्रेड था वो कन्फाइंड था, रिस्ट्रिक्टेड था ब्रिटेन के साथ. तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ट्रेड. तो आज का टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. कल हम इन्हीं को डिटेल में स्टडी करेंगे.